अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। साहिवाल का एक वाकया आपके सामने रखते हैं जहां पर एक खातून खुली कचहरी जाती है और वहां पर वो एक वीडियो बनाती है। वीडियो में वो कुछ कह रही है कि एक तो पुलिस वालों से शिकवा कर रही है कि अपने किसी निजी मामला था, उनका कोई घरेलू मामला था और इस सिलसिले में जब वो थाने जाती है तो उसकी क्या आप बीती थी, उसको किस तरह ट्रीट किया गया ये बता रही है। उसके अलावा पुलिस से शिकवा करने के साथ साथ जो है वो बता रही है कि मुझे इंसाफ तो नहीं मिला, उल्टा हरासा किया गया है मुझे। अब मेरी मरियम नवाज शर्मा से गुजारिश है कि मेरा इंसाफ किया जाए। मेरे शोहर का की हाल किया, शोहर को मारिया पीटिया, नक जो खून इस तरह की जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो एक तहलका मच गया। उसके बाद डीपीओ साहब की जानिब से भी एक वीडियो जो है वो सामने आई। वो खातून जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, अरीश नुमान। हम उनसे जानते हैं कि इनका मामला क्या था और खुली कचहरी में वो जो वीडियो बनी थी वो क्या चीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरीश, क्या नाम है आपका पूरा? अरीज नुमान। अरीश नुमान। जी। मैरिड है आप? जी बिल्कुल। ठीक है। कितने साल हो गए शादी को? 7 साल पूरे हो चुके हैं। 7 साल, ठीक हो गया। अच्छा रीच, क्या मामला बना? पहले तो मुझे ये बताएं कि आप किस सिलसिले में थाने गई थी, पुलिस वालों से वो जो आपका एक पाला पड़ा और आपने एक वीडियो बनाई। सबसे पहले मुझे वो मामला बताएं। मेरे साथ ना तशद्दुद का वाकया पेश आया था। मेरे जेठ ने मेरे पे तशद्दुद किया था और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया था। यही मामला लेके मैं पुलिस के पास पहुंची थी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन वहाँ से भी मुझे किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला। तशद्दुद जेठ ने किया? जी बिल्कुल, जेठ ने किया। इससे पहले भी वो मेरे पे 3 बार तशद्दुद कर चुका है। वजह यही होती है, कोई भी घरेलू मामला हो, देखें हर घर में लड़ाई झगड़ा आम बात है, लेकिन औरत पे हाथ उठाना काबिल कबूल नहीं है। पहले भी मैंने इन सब चीज़ों को बियरेबल किया, बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सिर्फ मेरा एक कसूर है कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, औलाद की नेमत से मैं महरूम हूँ। नहीं, इसमें आपका कसूर तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की देन है ना। ये ज़माना जहलियत की तरफ जा रहा है ये तो और बात इस चीज़ में औरत को कसूरवार समझा जाता है कि औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती है और उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। उसको इतना बुरा भला कहा जाता है कि वो इस पॉइंट पे आ जाती है कि मैं सुसाइड कर लूँ। इस बात की वजह से मेरे घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती थी कि इसका कोई घर में हक नहीं बनता, ये क्यों यहाँ पे रहती है, इसको तलाक दो। मेरे हस्बैंड को फोर्स किया जाता था कि तुम इसको डाइवोर्स दे दो। और आपके हस्बैंड आपके साथ थे? और हस्बैंड मेरे साथ थे। ससुराल में कौन कौन लोग हैं? ससुराल में मेरे जेठ है, जेठानी है, मेरी नंद है और मेरे सास रहती हैं। सब वहाँ पे हैं। तशद्दुद जो किया जाता था वो इस बिहाफ पे किया जाता था कि आपके पास बच्चे नहीं? मेरे पास बच्चे नहीं हैं और मैं इस घर में कोई हकदार नहीं हूँ और मैं इस घर में कोई किसी किस्म का कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी औलाद कोई नहीं है। मेरा कोई इस घर में कुछ भी नहीं है। कौन कौन इन्वॉल्व होता था इसमें? मेरा जेठ जो खुले आम मुझे धमकियां दे रहा था कि इस औरत को मारना है और मेरे हस्बैंड को कह रहा था कि इसको डाइवोर्स दो और आज ही दो। नहीं, औलाद तो आपके घर में नहीं है ना, तो जेठ का इससे क्या कंसर्न है? जेठ ने ही ये सब बातें की हैं। बच्चे पालने थे। आई डोंट नो क्या मसला है। आई डोंट नो उसको मेरे से उसके जी बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। ओके। वो समझता है कि शायद मेरा ही सारा घर है। शादीशुदा है वो? बिल्कुल शादीशुदा है वो। उसके बच्चे हैं? उसका एक बेटा है। ठीक है, तो जब अपना उसका बेटा है तो आपकी औलाद से उसका क्या कंसर्न है? बस ये ज़माना, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ज़माना जहलियत की तरफ जाता है। वो इनको कहते हैं कि इसको तलाक दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तो उस दिन भी मेरे साथ 21 अप्रैल को ये वाकया पेश आया है। मेरा जेठ मोहम्मद उस्मान अकरम मुझसे एक रात पहले मुझे टॉर्चर करता है। इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि मेरा वॉशरूम जाना उस बंदे ने मुहाल किया होता है। मैं वॉशरूम भी अपने हस्बैंड को साथ लेके जाती हूँ कि आप बाहर बैठे, मैं वॉशरूम से फ्री हो जाऊँ। और जब मैं वॉशरूम से फ्री हो जाती हूँ, वो बंदा सीढ़ियों पे वो मेरा हस्बैंड सीढ़ियों पे बैठा, वो बंदा ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो मुझे ऊपर से जूती चिलावी मारता है जो मेरे मुंह पे लगती है। इस हद तक उस बंदे ने मुझे टॉर्चर किया उस रात में, 20 अप्रैल की रात में। उसके बाद जब मैं सिंक की तरफ हाथ धोने के लिए जाती हूँ तो वो वॉश बेसिन उतार के ऊपर ले जाता है, ये कहकर के इसने ये अपनी माँ बाप के घर से लेके आई थी वॉश बेसिन। इस हद तक मुझे टॉर्चर किया जाता है। और उसके बाद सुबह को 11 बजे
ये मेरे कमरे के आगे आके सारा जमघटा बना लेते हैं, कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं। मेरा जेठ मोहम्मद उस्मान अकरम, मेरी सास बीच में मौजूद होती है, मेरी नंद, मेरी जेठानी, ये मेरे जेठ को ऑर्डर्स देते हैं और मुझे खुले आम धमकियां देते हैं कि अपनी बीवी को बाहर निकालो, इसको मारना पीटना है और इसको आज ही तलाक दो। मेरा शोहर उस टाइम पे मुझे ये कहता है कि तुम ना अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे अंदर कह देता है कि तुम ना अंदर से लॉक कर लो और मैं बाहर से लॉक कर लेता हूँ। मैं तुम्हारी दिफा करने की मेरी ये भरपूर कोशिश करते हैं कि मैं इनको समझाता हूँ या किसी तरीके से बात बैठ के करते हैं, लेकिन इन्होंने खुले आम धमकियाँ दी कि हमने मारना ही मारना है। ऑर्डर्स दिए जा रहे थे कि इसको बाहर निकालो, मेरे जेठ को ऑर्डर्स दिए जा रहे थे कि तुमने मारना, हिम्मत करो तुम इसको मारोगे। आपके शौहर को कहा जा रहा था? मेरे जेठ को ऑर्डर्स आ रहे थे पीछे से। कौन ऑर्डर्स दे रहे थे? बाकी ससुराल वाले? जी बिल्कुल, बाकी ससुराल वाले। उसमें आपकी जेठानी भी थी? जेठानी भी थी, नंद भी, सास भी थी, बिल्कुल। जेठ था। ठीक है। जेठ जो मेरा था वो मरकजी मुल्ज़म था जिसने मेरे पे तशद्दुद किया और मेरे हस्बैंड पे। फर्स्टली माय हस्बैंड वाज इंजर्ड फर्स्ट, देन आई वाज असल्टेड बैडली, वेरी बैडली, कि मुझे इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले मेरे हस्बैंड को आके डंडे के साथ उसके नाक के ऊपर वार किया है कि मेरे हस्बैंड की नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई। एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 337A फोड़ लगी है जो नॉन बेलेबल है। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बेयारो मददगार गिर जाते हैं जमीन पे। आप लोगों ने इस सारे मामले में 15 पे कॉल नहीं की? मैं आपको पुलिस की कोई मदद नहीं की? बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जब 1 घंटा ये मामला चला, जब मेरे हस्बैंड इनके सामने ऐसे हाथ जोड़ते रहे हैं, मैं अंदर कमरे में बंद हूँ, हाथ जोड़ते रहे हैं कि प्लीज इसको ना मारो, मुझे इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, कम से कम इस औरत को इतना तो टाइम दो कि ये उठ के अपने घर अपने माँ बाप की तरफ चली जाए, लेकिन इसको हाथ ना लगाओ। जो भी मामला है बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। लेकिन वो बंदा मेरा जेठ इस हद तक टॉर्चर कर रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये कहो, तुम जरा इसकी झलक तो दिखाओ हमें, तो हमने इसको इतना मारना है कि इसका हाल बुरा कर देना। अच्छा रीच, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। आपने मुझे कहा कि उनको मेरे से इशू ये था कि मेरे पास औलाद नहीं बिल्कुल है, ऐसा और उसमें आपकी कोई वो चीज नहीं है, वो अल्लाह ताला की देन है औलाद। अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे औलाद दे के वापस ले ले। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना। अब हम बात करेंगे, इतनी सी बात पे इतना टॉर्चर, इतना सब कुछ करना जो है ना वो समझ से बालातर है। और भी सास ससुराल के, सास की जानिब से, नंदों की जानिब से, जिठानी की जानिब से, और ख़वातीन के बड़े मसाइल होते हैं। आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में रही हैं, लेकिन जहाँ तक अगर हम इस बात को हाईलाइट करें ना कि मसला सिर्फ औलाद का था, तो ये कहानी समझ नहीं आती। बिल्कुल औलाद का ही मसला था। पिछली बार भी इन्होंने 3 बार मेरे पे तशद्दुद कर चुके हैं, बारी बारी इन्होंने मेरे पे हाथ उठा लिया हुआ है। अब इनके हाथ खुल चुके थे, अब इनके हाथ मेरे पे खुल चुके थे। इनको सिर्फ मेरे पे मुझे ही मारना था, और इसको ऑर्डर दिए जा रहे थे कि तुम इसको फौरन ऑन द स्पॉट तलाक दो। और ये मेरा शौहर उस टाइम पे कह रहा था कि मैंने तलाक नहीं देनी है, मैं नहीं दूंगा तलाक, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं सारी जिंदगी नहीं इसको छोड़ूंगा। इसको ये कहा जा रहा था कि अगर तुमने इसको तलाक ना दी तो हम इसको बुरी तरीके से मारेंगे। आपके एक वीडियो में देख रही थी सोशल मीडिया पे, आपने कहा कि मेरे पे इस कदर तशद्दुद किया गया, मेरे कपड़े फट गए, मेरा यूरिन भी निकला। हाँ, वो क्या बात थी? मैं आपको जरा बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे बेयारो मददगार आधी होश में नहीं थे, गिर गए, तब मेरे जेठ ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के मुझे बालों से घसीटता हुआ बाहर लेके आई। ये मेरे बाल उस टाइम के हैं जब इसने बाल ऐसे खींचे हैं जैसे बकरे की कोई खाल खींच रहा होता है। ये तो कम है, बहुत ज्यादा बाल थे जो मेरे यहाँ से उतरे हैं जब ये मेरे बाल खींच रहे थे। इस हद तक बैडली मुझे टॉर्चर किया गया। अब उस बंदे ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था कि जैसे कोई इंसान कुर्बानी नहीं कर रहा होता, बकरे के ऊपर टांग रख रहा होता है, और उसने मुझे अपनी टांगों के नीचे लिया हुआ था। मेरा सर उसने जमीन पे मारा, ये ज़रब लगी होगी आपके सामने, 2 महीने इस बात को हो गए। उसके बाद उसने इस हद तक मुझे टॉर्चर किया है कि अपने टांगों के नीचे लेके कि मेरी आईज को उसने निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, मेरे पास एविडेंस भी है पिक्चर्स में, जिसमें मेरी आई बॉल के पास नाखूनों के निशानात हैं।
उस बंदे ने इस हद तक मुझे टॉर्चर किया कि मेरी आई बॉल निकालने की कोशिश की, और उस टाइम पे सिर्फ मेरे एक अल्फाज थे कि या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी आईज ना निकल जाए कहीं, मेरा कहीं आई बॉल ना निकल जाए। और उस टाइम पे मैं इतनी बेयारो मददगार थी कि मेरा यूरिन मेरे कपड़ों में निकल गया था, और मेरे कपड़े यहाँ से ऊपर हो रहे थे साइडों से भी, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं छोड़ रहा था, वो बंदा मुझे पकड़े हुआ था। वो बंदा इस हद तक पहुंच गया था कि मैंने तुम्हें मारना ही मारना है। और उसी टाइम पे मेरे ऊपर मुक्कों की और डंडों की मुक्कों की और बरसात की जा रही थी, और साथ में जो मेरी जेठानी है वो मेरे बाल ऐसे खींच रही थी कि जैसे कोई बकरे की खाल खींच रहा होता है। इस हद तक मेरे पे टॉर्चर हुआ, और पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंची है, बंदे को पकड़ा है और रात के अंधेरे में छोड़ दिया गया। फिर आपने 15 पे कॉल की? 15 पे मैंने पहले ही कॉल कर दी थी। 1 घंटे बाद पुलिस आई है। 1 घंटे बाद जब ये बाहर मेरी दिफा कर रहे थे, इन्होंने मुझे कहा कि मेरे हाथ से सारा कुछ गेम निकल चुकी है। समिया, अरीज मेरा नाम वैसे समिया है, मुझे घर में प्यार से बुलाते हैं। आप ना 15 पे फोन कर दो। मैं 15 पे कॉल रिकॉर्ड है, मुमंजरे आम पे लाई जाए। जब मैंने 15 को कॉल करके ये कहा कि मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं कमरे के अंदर बंद हूँ, प्लीज टाइम पे पहुंच जाएं, मुझे बचाएं आकर, इससे पहले कि कोई अनहोनी पेश आ जाए, वो मुझे मार पीट लें। लेकिन पुलिस पहुंची है जब उस बंदे ने मुझे तशद्दुद का निशाना बना लिया। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, और ये कॉल रिकॉर्ड मौजूद है। आप 15 की कॉल मंजरे आम पे लेके आए जो मैंने कॉल की है। ठीक है, और उसके बाद उसको अरेस्ट करके ले गए? ले गए उस टाइम उसी रात? उसी टाइम पे। किस को अरेस्ट करके ले गए? जो मेरी जेठानी थी और नन थी वो तो वहां से गायब हो गई, और जो मेरा जेठ था उसको पकड़ा है ऑन द स्पॉट। मैं आपको अल्फाज नहीं बयान कर सकती, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आई फेल्ट अनसेफ एंड ह्यूमिलेटेड। इससे बड़ा अल्फाज मेरे पास नहीं है। मैं ढके छुपे अल्फाज में आपको बता रही हूँ ताकि मेरी इज्जत भी बाकी रहे माशरे में। मैं उस घर से निकली, उसके सामने मेरे पे तशद्दुद कर रहा था। पुलिस इतनी भी एक्टिव नहीं थी कि उस बंदे को दबका मारे, या उस बंदे को कहे कि यार तुम क्या कर रहे हो। क्या करता है वो बंदा मंडी में काम करता है। ठीक है, तो पुलिस के सामने वो आप पे तशद्दुद कर रहा था? पुलिस के सामने कर रहा था तशद्दुद। आपके शौहर नुमान पास मेरे शौहर नुमान पास थे। वो इन सबसे जोरावर था? हाँ जी बिल्कुल। वो उनकी सेहत और इनकी सेहत पे आप गौर करें कि वो बहुत ज्यादा वो हेल्दी और मारने पीटने पे ज्यादा आगे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शौहर हैं? यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अरीज ने मुझे सारी सूरत हाल बताई कि किस तरह इसके साथ सारी आप बीती बताई। यस मैम। पुलिस का मैं बाद में पूछूंगी कि बाद में थाने में क्या हुआ और फिर उसके बाद खुली कचहरी में क्या हुआ। उससे पहले मेरे कुछ आपसे सवालात हैं। यस मैम। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों के साथ आपके मैके वालों का, आपके माँ बाप का और अरीज के ससुराल का रवैया जो है वो इतना बदतर क्यों था? बदतर मैम इसलिए था कि मेरी औलाद नहीं है। ये एक इससे 2 दफ़ा पहले 3 दफ़ा कर चुके हैं, ये मैं तशद्दुद कर चुके हैं, इसमें मार पीट कर रियलिटी है। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो आपकी बहन पे, आपकी भाभी पे, हाँ, आपकी वालदा पे लगाए गए हैं। यस मैम। उनका तो जाहिर सी बात है ससुराल है, लेकिन आपके सगे रिश्ते हैं। आप हक की बात करेंगे अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कि वाकई ऐसा है। यस मैम, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि शाह बुखारी में भी लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि जब ऐसा कोई मामला आए ना तो ये अपनी बीवी का साथ देना है। अगर इस पे तशद्दुद हो, अगर इसे मारे तो वो चाहे आगे कोई भी है, आपने अपनी बीवी का साथ देना है, और मैं अपनी बीवी का साथ दे रहा हूँ। हक सच का भी साथ देना है। यस मैम। ये रियलिटी है कि अरीज के साथ वहाँ पे गैर इंसानी सलूक हुआ है। डेफिनेटली मैम। और मैं जब ये मुझे याद आता है ना, ये पल मुझे याद आते हैं जब 21 अप्रैल, तो हम सोए हुए भी उठ जाते हैं जो आप पे बीती है। यस मैम। मेरी खैर है जो इसने दरवाज़ा जब टूटा, जब मैं गिर गया, जब इसने मुझे मारा मैं गिर गया, जब वो दरवाज़ा टूटा है तब वो जो टाइम था वो अभी तक मैम नहीं मेरे माइंड से निकलता। इसे दरवाज़ा तोड़ के इसको बाहर निकाल के जैसे इसकी आवाज़ें आ रही थी, चिल्ला रही थी, अब इसकी आवाज़ें आ रही थी कि अल्लाह पाक मेरी आईज वो अभी तक मुझे नहीं भूलता। अभी तक हम ये बोल नहीं पाते हैं, और ये जो कह रही है ये सच है। अगर आप कोई हलफ उठाना चाहे, कोई कुरान पाक भी अगर ले आएंगे ना, तो मैं हाथ रख के कहूंगा कि ये सच है। मैंने वैसे पूछा है कि आपके वालिदैन
देखिए, जब बेटों को या बेटियों को ब्याह दिया जाता है तो उनकी ज़िंदगी में एक नया शख्स आ जाता है शौहर के रूप में या बीवी के रूप में, तो उनके साथ घर वालों का इस तरह का रवैया माशरे में सुनते ही रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि लोग क्या। पसंद की शादी थी आपको? नो मैम, कि एक रंजिश ये भी होती मेरी है ना खाला की कि बेटी है। पसंद की शादी नो, की नो। तो इसीलिए, या लव मैरिज कर ली फैमिली की मर्जी के अगेंस्ट, उस ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फिर भी लोग रंजिशें रखते हैं Yes, ma'am. कि इसने अपनी मर्जी से शादी की है। यस मैम। तो अभी आपने बताया कि अरेंज मैरिज Yes, थी, ma'am. वो भी इशू नहीं था। Oh, no. इशू क्या था? प्रॉपर्टी का मामला था, औलाद का ही मामला था बस? औलाद का ही मामला था। मैं सबसे छोटा था और कितने मैं भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं और सबसे छोटा मैं इसका लाडला था घर का। तो ये कहते थे कि अब नहीं हो रही है औलाद तो छोड़ दो। छोड़ दो। मैं कहते थे कि अल्लाह ने मुझे दे देनी है औलाद, हाँ, वो तो अल्लाह ताला की पाक देन है। मुझे देगा इंशाल्लाह। और मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं? नहीं, ये सोच के किसी की बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती तो ma'am. नहीं ना की जाती। की है इन्होंने। बाकी 3 भाई एक तरफ है, हाँ जी, वालदा भी उसी तरफ है, यस मैम। सारे आपके वालिदैन जो है वो एक तरफ है, सारे। अलीज का सारा ससुराल। आपने बीवी के साथ स्टैंड किया है। स्टैंड किया मैम। और मैं पिछले 2 महीने से वो घर नहीं गया हूँ। यही शर्ट है, यही ट्राउजर है, इसको ही धोता हूँ, इसको ही पहनता हूँ और जूती भी आप देख रहे हैं टूटी हुई है। चल रहा हूँ, इसका हाथ पकड़ता हूँ, चल पड़ता हूँ। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस स्टेशन, डीपी ऑफिस और आरपीओ ऑफिस, फिर घूम के वहाँ ही। हर रोज की रूटीन, सुबह 8 बजे उठना, किसी से पैसे उधार मांगने, नहीं किसी ने दिए तो पैदल चल पड़ना। 5-5 किलोमीटर मैं इसको लेके पैदल चला हूँ। क्या जॉब करते थे आप? मैं तो फ्रूट नहीं कर बंडी रहे में, हो। छोटा सा, कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं है। अभी बस आप लाहौर में रह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही मैं लाहौर वापस कहाँ आया। पे रह रहे हैं? इसे किसी के में। घर? हाँ जी मैम, इसकी वालिदैन के घर। इनके वालिदैन की जानिब से, बहन भाइयों की जानिब से सपोर्ट है आप लोगों को, क्योंकि वो भी सपोर्ट- रिश्तेदार हैं। मैम सपोर्ट मतलब कि वो इतने कोई ना पैसे अपनी वाले जंग नहीं। तो खुद ही लड़नी होती है, लेकिन वो एक मॉरल सपोर्ट होती है ना। फाइनेंशियली तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता आज के Right, दौर right. में। मॉरल सपोर्ट की मैं बात हाँ, कर वो रही हमारे साथ है, वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। वो मैंने स्टैंड लिया हुआ है मैम। हूँ। मुझे ये स्टैंड लेना है। आज मुझे कहते हैं कि तुम्हारा भाई है, चलो बात को छोड़ दो, ऐसे कर लो। मैं क्यों छोड़ू बात को? जब मैं रोक रहा था तो उसकी बीवी पता क्या कर रही थी? उसकी बीवी मेरी वीडियो बना रही थी और जुबान को बाहर निकाल के ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मुझे ऐसे फील करवा रही थी कि जैसे गली में कोई पागल इंसान नहीं आया हो और छोटे बच्चे उसको छेड़ रहे हो। तो मैं इनको रोक रहा था कि अब पहले आपने तशद्दुद किया, मैं नहीं था, अब मैं घर हूँ, हाथ ना लगाना। लेकिन उन्होंने मुझे पहले मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मुझे गिरा दिया जमीन पे, फिर इसको दरवाजा तोड़ के इसको बाहर निकाला। मैं इंसाफ की तरह मेरे शोहर दा की हाल किया, उस बेचारे के नाक से खून निकले, मेरा हाल की किया, मेरा सिर। अरीज जब गिरफ्तार हो गया मुलजिम, नुमान भाई ने भी सारी सूरत हाल से आगाह किया, फिर आप थाने जाती हैं, आपके कपड़े फटे हुए थे बकौल आपके, फिर क्या हुआ था? फिर वहाँ पे मुझे एमएलसी करवाने के लिए भेज दिया जाता है। एमएलसी मेरा तो कंप्लीट हो जाता है, मेरे शोहर का नहीं अभी हुआ हो रहा था। तो मेरे शोहर जो है मेरा एमएलसी रात को लेके पहुँचते हैं वहाँ थाने में और उनको दे देते हैं सारे पेपर्स। एफआईआर जो है इसकी काट दें। तो वो थाने वाला बंदा यही कहता है कि आप ना रिलैक्स होके जाएं, थाने में ना इस टाइम पे रश है, मैं आपका एफआईआर काट दूंगा। उस टाइम पे जो मेरा मुल्जिम होता है वो लॉकअप में होता है। मेरा एमएलसी भी कंप्लीट है, मेरा मुल्जिम भी लॉकअप में है, आपने मेरी एफआईआर क्यों नहीं काटी? मैं सब सुबह 2 बजे तक इंतज़ार करती हूँ कि मुझे थाने वालों की तरफ से कोई कॉल आएगी कि ये आपकी एफआईआर की स्लिप है, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बकौल मरियम नवाज साहिबा के कि जब कोई औरत थाने में जाती है अपनी शिकायत लेके तो उसकी ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज होती है और उसको घर बैठे सारे मामला हल किए जाते हैं। ये सब मैंने सुना हुआ है, तो मैं तो इसी उम्मीद को लेके थी, बट मुझे थाने वालों की तरफ से कोई कॉल नहीं आती। मैं एसएचओ को फ़ोन करती हूँ कि सर ऐसे मामला हैं, बहरहाल मैं थाने चली जाती हूँ, पट्टियाँ मुझे ये होती हैं, खून मेरे कपड़ों में लगा हुआ होता है। मैं जाती हूँ थाने में, तो मैं जब जाके लॉकअप में चेक करती हूँ तो मेरा वहाँ पे मुल्जिम नहीं होता।
मैं उनसे पूछती हूँ सबसे कि मेरा मुल्जिम कहाँ पे है, तो मुझे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जाता। मुझे ताड़ा जाता है, मुझे देखा जाता है, और फिर जो मैंने अल्फाज यूज़ किए कि मुझे ऐसे देखते हैं ये लोग, ये वाकई रियलिटी बेस है कि मजाक बनाया जाता है अगली औरत का, कि वो जो औरत चल के आई है तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसी कदमों वो पीछे अपने घर वापस चली जाए, वो इंसाफ ना ले यहाँ से आके, वो कुछ ना तलब करे यहाँ से आके। जो मैं SHO से सवाल करती हूँ कि सर आप मेरी देख सकते हैं कि मेरी हालत कैसी है, पट्टियाँ मेरे पे हुई हुई हैं, खून के नाखूनों के निशानात है, शदीद तशद्दुद का निशाना उस बंदे ने मुझे बनाया है, तो आपने बंदे को छोड़ कैसे दिया? तो कोई भी स्पेसिफिक रीज़न मुझे नहीं बताया जाता कि क्यों बंदे को छोड़ा। बहरहाल मेरी FIR नहीं काटते ये लोग। मैं RPO के दफ्तर में चली जाती हूँ। वहाँ पे जाके उस ज़िले में सिर्फ एक इंसान है जो बहुत अच्छे, मैं उनकी तारीफ़ करूँगी, ADIG साहब है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मुझे उनका नाम नहीं पता। उनसे मैं मुलाकात करती हूँ तो वो SHO को ऑर्डर्स देते हैं कि इस बच्चे की FIR फ़ौरन काटी जाए। फिर मेरी FIR काटी जाती है, फिर मेरी FIR काटी जाती है। कचहरी में जो वीडियो बनाई, जी बिल्कुल, वो कब की है और वो इस सारे प्रोसेस के बाद हुई? जी बिल्कुल, मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती इस केस के बारे में। मैं 5-5 घंटे RPO के दफ्तर में, SHO के पास, थाने में बैठी 5-5 घंटे इंतजार कर रही होती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आई वॉन्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन, आई ओनली वॉन्ट जस्टिस, कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन का रुख किया है सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि मेरे साथ इंसाफ होगा, मेरे हकाइक पे पर्दा नहीं डाला जाएगा। मैं जो बता रही हूँ, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसे औरतों की लड़ाई नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। मैं धक्के DPO के ऑफिस में 4 एप्लीकेशंस दे देती हूँ। DPO साहब 2 एप्लीकेशंस पे तो वो इस्लामाबाद गए हुए होते हैं, वहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ, थाने में इंतज़ार कर रही हूँ, कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी उधर बैठ बीबी, कभी उधर बैठ बीबी का मुझे बताया जाता है। देन मैं फिर IG पंजाब की तरफ आती हूँ। ये IG पंजाब की खुली उनकी कचहरी में जाती हूँ, वहाँ पे जाके मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया। ये IG पंजाब की स्लिप है जिसके बरक्स मुझे RPO के पास भेज दिया जाता है, RPO सर के पास। मैं वहाँ पे जाती हूँ, पूरे 1 महीने के बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और वो बंदा प्री अरेस्ट बेल लेता जा रहा है। मैं कहती हूँ मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। प्री अरेस्ट बेल से 1 दिन पहले मैं जाके थाने में बैठती हूँ, वहाँ पे मैं तकरीबन रात के 10 बजे तक बैठी रही हूँ और वो बंदे नहीं आते हैं, मुल्जिम नहीं आते, और मदई 5-5 घंटे इंतजार कर रहा है। और अगले दिन उस बंदे की बेल कंफर्म हो जा, वो प्री अरेस्ट बेल हो जाती है। फिर मैं IG पंजाब का रुख करती हूँ। IG पंजाब मुझे RPO के पास भेज देते हैं। RPO साहब के पास पेश होने के बाद वो बंदे RPO साहब के कहने पे भी RPO साहब के पास नहीं आते। मैं वहां पे 10 से 4 बजे तक इंतजार करती रहती हूँ और अगले दिन उसकी प्री अरेस्ट बेल है। और मैं इस चीज पे होती हूँ कि यार मैं इंसाफ के लिए यहाँ पे आई हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक अनपढ़ गवार जाहिल लड़की थाने में जाती है, उसको नहीं पता होता, अनपढ़ होती है, एजुकेशन नहीं पास होती, उसको इन सब चीज़ों का नहीं पता। जब एक पढ़ी लिखी बच्ची जाती है तो कम से कम आप उसको ऐसे तो ना रोलें, कभी RPO से DPO, DPO से RPO, वो रूल के वो तो फिर ऐसे ही करेगी ना, वो तो फिर होगी ऐसे। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन DSP कल्बे सजाद साहब के सामने बिठा दी जाती है। वहाँ पे DSP कल्बे सजाद साहब के सामने ये बंदा गिल्टी फील करता है, इसको वहाँ पे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद DSP कल्बे सजाद साहब RPO के पास हमें तफ्तीश के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ मैं आती हूँ, वो बंदे नहीं आते। DSP कल्बे सजाद की इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें वो मुजरिम मेरिट पे उसने ठीक हो उन्होंने की, उसमें वो मुजरिम करार पाया जाता है। और उसके बाद वही मैं बताते हैं कि RPO साहब के पास कल आप लोगों ने आना है, दोनों पार्टी की इन्वेस्टिगेशन RPO के सामने की जाएगी। हम लोग आ जाते हैं पूरे 9 बजे और 4 बजे तक हम दफ्तर में बैठे बंदों का इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग बंदे आते नहीं हैं। उसके बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन वहां से शफल करके SHO थाने में SHO साहब के पास बिठा दी जाती है। वहां पे भी SHO साहब के सामने ये बंदा गिल्टी फील हुआ
इस बंदे ने SHO के सामने माफिया मांगी कि माफ़ कर दिया जाए मुझे, मेरे से तशद्दुद हुआ है, मैंने ये सब किया है। वहाँ पे ये बंदा मुजरिम करार पाया जाता है। उसके बाद DSP सिटी के पास इन्वेस्टिगेशन बैठती है, माइक ठीक करें आप। इन्वेस्टिगेशन बैठती है, उसमें भी ये बंदा गिल्टी पाया जाता है, उसमें भी ये बंदा मुजरिम लिखा जाता है। अब मुझे ये बताएं कि 3 जगह RPO के दफ्तर, थाने में, DSP सिटी ये मेन है ना, वहां पे बंदा मुजरिम लिखा गया, तो इसकी बेलें कैसे कंफर्म हो गई? और जब अगले दिन बेल कंफर्म हो जाती है इसकी, तो मैं तो प्यारो मददगार इसी पे हूं ना कि कैसे बेल कंफर्म हो गई। एक तो औरत पे तशद्दुद हुआ, दूसरा मेरे हस्बैंड को मारा पीटा गया, मेरे हस्बैंड को इतना बैडली मारा, डंडे के साथ वार हुआ जिससे उनकी नेजल बोन फ्रैक्चर होगी, 337A4 लगी हुई है, नॉन बेलेबल है, तो बेलें कंफर्म हो जाती हैं वहां से भी। तो ये वीडियो आपने उसी दिन पे डाली? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं जब भी बेलें कंफर्म हो जाती हैं, मुझे कहीं से भी इंसाफ को, मुझे कहाँ जाऊँ मैं? 2 महीने से मैं बता के थक गई। पुलिस स्टेशन में भी कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला हुआ है, मेरे सामान पे कब्जा किया हुआ है, कुछ करें तो वो कहते हैं ये हमारा मैटर नहीं है। फिर मुझे पता चलता है कि मरीम नवाज साहिबा की खुली कचहरी लग रही है। मैं बिल्कुल पुरुमीद हो के, जब मेरे सारे दरवाजे पे मैं नॉक कर चुकी थी सब अदारों के, मुझे कहीं से भी एंड पे जो फैसला आया, मैं बहुत डिसहार्ड हो गई। उसके बाद मैं मरीम नवाज साहिबा की खुली कचहरी में जाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मरीम नवाज साहिबा वहाँ पे होंगी, बात सुनेंगी मेरी, और जो उन्होंने कहा है कि औरत मेरी रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो मैं उनको बताऊंगी कि औरत जो है, मेरे साथ ये तशद्दुद का वाकया पेश आया मैम, और मेरी सुनी जाएगी। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ से भी मुझे DPO के पास भेज दिया जाता है। हालांकि मैं DPO ऑफिस के 4 चक्कर लगा चुकी हूँ, DPO सर से मैं मिल चुकी हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं बहुत धक्के खाए। मैं वहाँ पे मेरी एक वीडियो वायरल होती है जिससे DPO साहब के पास मुझे बुला दिया जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है मेरी। ठीक है, DPO साहब की जानिब से भी फिर एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें वो आपसे कहते हैं कि पढ़ के सुनाएं कि हमने गुनाहगार लिखा है या नहीं। गुनाहगार तो लिख दिया गया था। हाँ जी, मैं इस बात पे DPO साहब मुझे पढ़ाते हैं कि बेटा ये देखो, पढ़ो कि इस पे मैंने तुम्हारे गुनाहगार को गुनाहगार लिखा है। तो मैं पढ़ती हूँ, उस पेपर पे लिखा होता है मिसल के ऊपर कि मोहम्मद नुमान अकरम की नाक की हड्डी तोड़ने और अपनी भाभी पे तशद्दुद करने पे गुनाहगार पाया गया है। तो जब मैं वो अल्फाज पढ़ती हूँ तो मैं सर को ये कहती हूँ कि सर, अगर ये गुनाहगार बंदा पाया गया है तो इसकी बेलें कैसे कंफर्म हो गई हैं? मैं सवालात करती हूँ, उन सवालात को बीच में रोकते हुए मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? किस बिहाफ पे? मुझे बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट कर आपको अरेस्ट क्यों किया गया था? मैम वो ऐसा हुआ कि बात अभी हो रही थी, ये सवालात पे सवालात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपने कोई लड़का खड़ा हुआ था वहाँ पे, उनका पुलिस वाला, उनको कहा कि पता नहीं क्या बात की, तो हमें अंदर बिठा दिया, इनको बाहर निकाल दिया। अच्छा। दोनों फैमिलीज के बाहर निकाल दिया। तो 15 मिनट बाद ऐसे आए हैं और उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई हैं और मुझे ऐसे इस तरीके से लेके गए हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या जुर्म कर दिया हो, और मुझे डाले में बिठाया है, दबके मारते हुए डाले में बिठाया है, घुमा के मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर बंद कर दिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या हुआ, मुझे क्यों पकड़ा है? तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर 751 लगा दी गई है। अच्छा। 751 लगा दी गई है, आपको दोनों को पकड़ के अंदर कर दिया गया। तो वहाँ से मैं फिर सबके सामने जो आप मंजरे आम पे एक वीडियो आई है, तो वो एक वीडियो उसके बाद की है, मेरे खुली कचहरी के बयान के बाद की वो रिकॉर्डिंग वीडियो है, जब मैं सबके सामने हाथ जोड़ी होती हूँ कि मेरे शोहर को छोड़ दिया जाए, ना मेरे पास घर है, मेरे पास इस फाइल के अलावा कुछ नहीं है, इस फाइल में भी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा मोबाइल भी ले लिया जाता है, मैं किससे कॉन्टैक्ट करूँ? मैं अपने फादर को बुलाऊँ? फादर मेरे लाहौर है, मेरा भाई मेरे सर पे नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। तो उस वीडियो में मैं सबके सामने हाथ जोड़ी होती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे शोहर को छोड़ दें, मेरा उसके अलावा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। तो तब जो है मंजरे आम पे ये कहा जाता है, फिर तब जो है उनको ये कहा जाता है कि इसके हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, छोड़ के ये थाने में जाए और एक स्टेटमेंट दी जाए, तो इसके हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, इसका मोबाइल भी वापस कर दिया जाए। क्या स्टेटमेंट दी थी आपने? कि वहाँ पे एक पहले से बयान लिखा होता है, थाने में पहले से ही बयान लिखा होता है,
उसमें ये लिखा होता है कि इसकी FIR ये है और क्रॉस वर्जन ये है, इस पे मैं सुलह करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को लेके जा रही हूँ और 2 मोबाइल भी साथ लेके जा रही हूँ और उस पर मैं साइन नहीं करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि मैं किसी भी ऐसे पेपर पे साइन नहीं करूँगी जो मेरी समझ से बाहर हो। उन्होंने ये समझा कि ये डर जाएगी, मैं इसके डर हस्बैंड को जाऊंगी। ना पकड़ लिया, नहीं चेकिंग पकड़ लिया, ये डर जाएगी। अब आप इन द एंड आप लोग अब केस कहाँ तक पहुँचा, आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे भी मैं जानूंगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, DPO साहब की तरफ से उन्होंने मुझे बताया कि बच्ची आपके साथ इंसाफ हुआ है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट चलाई जो मैंने खुद भी देखी है कि उसमें जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इसमें सारा गुनाहगार लिख दिया गया है। तो जब गुनाहगार लिख दिया गया है तो सर ने मुझे ये कहा, DPO सर ने मुझे ये कहा कि अगर बच्चे यहाँ से हो गई हैं ना तो आप लाहौर हाई कोर्ट में जाके ना वो करवा दो कि इसकी बेल कैसे कंफर्म हो गई, आप वहाँ पे चली जाएं, कैंसिलेशन के लिए वहाँ पे चली जाएं, अपील कर दें। तो उसके बाद अब मैंने अपील की हुई है। इदारों से क्या उम्मीद रखती हैं? मैं सिर्फ इंसाफ के खातिर आई थी इदारों के पास, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखिए, मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी किस्म का कोई भी ज़ाती मामला लेके आई हूँ। मेरे साथ जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया, मैं इन सारे पेपर्स मेरे गवाह हैं। मैं हर जगह हर अदारे में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई। NCSW 1787 वुमेन हरासमेंट सेंटर, जैसे जैसे मुझे चीज़ों का पता चलता गया मैंने वहाँ अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई कि मेरे साथ ये तशद्दुद का मामला पेश आया है, इस पे एक्शन लिया जाए। इसके बावजूद भी दो महीने हो गए हैं मुझे इस चीज़ पे रुलते हुए, लेकिन किसी किस्म का अभी एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, जब ये वक़ूआ मेरे साथ पेश होता है ना तो उसके 10 दिन बाद मुझे नहीं नज़र आ रहा होता कहीं से भी कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है। मैं मीडिया बयान पे पुलिस के बारे में कह देती हूँ कि पुलिस से मुझे किसी किस्म की, थाने से किसी किस्म की इंसाफ की उम्मीद नहीं है। उसके अगले दिन ही वक़ूए के 10 दिन बाद, 12-13 दिन बाद मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया जाता है। मैं क्रॉस वर्जन पर्चे को देखते हुए इतना हैरान हो जाती हूँ कि किस किस्म का मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करा दिया। हालांकि बिहारो मददगार, वहाँ पे तशद्दुद का निशाना मैं बनी हूँ, सब कुछ मेरे साथ हुआ है और मेरी आवाज़ दबाने के लिए मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया जाता है और मुझे कहा जाता है कि अपनी बेलें करवाती फिरो। अब जो औरत जिसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, डोनेशन के कपड़े उसने पहने हो और उसके पास कुछ ना हो और उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और उस बंदी को कहा जाता है कि जाके अपनी बेलें कंफर्म करवाओ, और बेलें कंफर्म करवाने के लिए क्या मैं किसी से पैसे मांगती फिरूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं होता, 1 रुपया मेरी जेब में नहीं होता, तो मैं कचहरी के धक्के खा रही होती हूँ और एक सवालिया निशान पूछती हूँ कि किस किस्म का मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया गया कि उसका मेडिकल भी मौजूद नहीं है। वो बंदे ऑन द स्पॉट पकड़े गए हैं, उनको कोई खराज कोई चीज नहीं आई है, तो मेरे पे झूठा ही क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया गया। 13 दिन बाद? हाँ जी, 13 दिन बाद मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करा दिया गया ताकि मुझे ये पता चले कि मैं अरेस्ट हो रही हूँ तो मैं अपने पीछे हट जाऊँ और मैं इसी दबाव में अपने केस को पीछे ले जाऊँ, ठीक, मैं अपनी आवाज़ दबा लूँ। हमारे साथ अरीज नौमान मौजूद थी जिन्होंने अपना सारा मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। अब इनके लॉयर से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे इन्होंने क्या, आगे का इनका लाहे अमल होगा और केस जो है क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि मज़ीद जो है इसको कंटिन्यू किया जाए। सीनियर एडवोकेट कामरान राजपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अरीज के लॉयर भी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं। इनसे जानते हैं कि क्या केस में इतनी जान है कि खातून को इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसे सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को किस तरह देखते हैं? पहले खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद DPO साहब की जानिब से भी एक वीडियो सामने आई, वो भी आपने देखी होगी। क्या कहेंगे इस केस के बारे में? अच्छा, होता ये है कि पहले जो मामला है वो हाईलाइट तो हुआ है कि असल में हुआ क्या था। वो अरीज बच्ची ने भी आपको सारा मामला बताया। होता ये है कि जब वो बार बार थाने के चक्कर लगा रही होती है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही होती। इवन वो मुद्दईया है अपने मुकदमे की, वो मुद्दई है और विक्टिम उसका शौहर है जिसके नाक की हड्डी टूटी है। मुल्ज़मान प्री रेस्ट बेल करवाते हैं और बेल के बाद वो तफ्तीश में भी नहीं आते। बार बार बुलाने पर ये बच्ची 5-5, 6-6 घंटे थानों में बैठ के इंतज़ार करवाती है कि मेरी कोई फेयर जो है उसका फ़ैसला किया जाए, तफ्तीश उसकी फेयर हो, पर कहीं पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही होती। फिर उन मुल्ज़मान की बेल कन्फर्म हो जाती है साहिवाल सेशन कोर्ट से, प्री रेस्ट बेल।
जिसमें वो वाज़ेह नहीं होती चीज़ें। उसके बाद ये बच्ची खुली कचहरी में आती है। खुली कचहरी में आने के बाद ये वहाँ पे बरमला जब उसकी वीडियो बनाती है ना अपनी, वो इसको सोशल मीडिया पे हाइप पकड़ती है। फिर एक दो चैनल्स पे भी या इंटरव्यू इसका होता है तो वो मामला है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लग जाता है। देन उसके बाद हमारे DPO साहब इन एक्शन आ जाते हैं। वो इस इंक्वायरी को, आई थिंक उनका नाम है उस्मान टीपू, जो DPO साहिवाल है, वो इस इंक्वायरी को फिर खुद कंडक्ट करते हैं, फिर उसको फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये बच्ची की जो चीखो पुकार है या ये जो मीडिया पे आ रही है, ये बार बार थानों के चक्कर लगा रही, धक्के खा रही है, वो हकीकत है। फिर उस इंक्वायरी में ये चीज़ साबित होती है कि जो इसका जेठ है उसने इसको बरहना भी किया मारते हुए, पुलिस मौके पे पकड़ के भी लेके गई, रात को छोड़ा भी, और उसने जो किया इसके शौहर की नाक की हड्डी टूट गई, नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई, उस पर 337 A4 अट्रैक्ट कर गई, एट्रीब्यूट कर गई, वो सारा मामला होता है। फिर DPO साहब खुद, अब चूंकि मामला सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा था तो इन्वेस्टिगेशन भी सोशल मीडिया के सामने लानी ज़रूरी हो गई। तो DPO साहब के वहाँ पे भी कोई कैमरा वगैरह लगे हुए थे जहाँ पे उन्होंने बच्ची को बुला के कहा कि बेटा पढ़ो ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। हाँ, किसमें गुनाहगार लिखा गया है या वीडियो भी नहीं? देखी है। बिल्कुल। फिर वो बच्ची वीडियो पढ़ती है कि उस्मान जो है इसका जो जेठ है बच्ची का, वो इसको मारने, इस पे तशद्दुद करने, बरहना करने और इसके शौहर के नाक की हड्डी तोड़ने पर गुनाहगार पाया गया। वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन फिर उसकी मुकम्मल होती है और वो गुनाहगार उसमें साबित होता है। ठीक हो गया। अब ये गुनाहगार जो है ये उस वीडियो के बाद हुआ ना, ये खुली कचहरी में मामला हाईलाइट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद का आगे का जो क्राइटेरिया है, अब आगे का इसका क्या क्राइटेरिया होगा कि आगे दोबारा मुलजिम की क्योंकि पहले बेल हो चुकी थी, बेल किस बिहाफ पे हुई थी और दोबारा क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में कितनी पेचीदगियां हैं और मजीद क्या हो सकते हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने मुझे बताया कि बेल होने के बाद अब क्या सूरत हाल बनती है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेल जब हुई है तो आई रिपीट के 337 A4 ये सेक्शन है PPC का जो एट्रीब्यूट होता है, बाद में इजाद होता है, जिसकी डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि अगर कोई बंदा चेहरे या सर के ऊपर कोई ऐसी ज़रब लगा दे जिससे उसकी सर की या चेहरे की कोई हड्डी टूट जाए और वो जगह से सिरक जाए तो उसके ऊपर 337 A4 अट्रैक्ट कर जाती है। इसके साथ इसकी सज़ा है 10 साल, नॉन बेलेबल। इसके साथ 354 ताज़ीरात पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड में डील करता है 354 है, जिसमें औरत की साथ उसको बरहना करना, मारना, उसको तशद्दुद करना और उसका कपड़े चाक कर देना। ये दिफात लगी हुई थी, फिर मुलजिम की बेल कैसे हो? पहले ये दिफात नहीं अटैच थी, 337 A4 पहले नहीं लगी हुई थी, आज़ाद नहीं हुई थी। ठीक है, 337 A4 और 354 तो जब दोनों इकट्ठी हो जाती है ना तो फिर बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और बेल ना होने वाली बात आ जाती है। अब उस चीज़ की बेस पर हम हाई कोर्ट आए हैं। हाई कोर्ट में उन्हीं मुल्ज़मान की हमने बेल कैंसिलेशन फाइल कर दी। ठीक है, इसी बेस पर ठीक होगा। क्या लगता है खातून को इंसाफ मिलेगा? देखें, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारी जुडिशल सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है और बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वकील, मेरा काम है कि उसकी कोशिश करना, सिला अल्लाह की ज़ात ने देना होता है। और इंशाल्लाह मैं बफज़ल अल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि उस बंदे की बेल खारिज भी करवाई जाएगी, उसको गिरफ़्तार भी करवाया जाएगा, गिरफ़्तार करवाने के बाद ट्रायल में उसको सज़ा भी दिलवाई जाएगी और इंशाल्लाह इस मामला को आगे लेके जाएंगे। खातून की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जब मैं थाने गई हूँ तो मुझे सर से पाँव तक स्कैन किया गया, देखा गया, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ये हमारा ना माशरा बड़ा बिगाड़ की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, अब वो बच्ची है बाउमर 25-26 साल होगी, आई थिंक 27 साल, वो थाने में जाती है और थाने के कल्चर के ऊपर वो इस तरह की, अब कोई भी बंदा, एक औरत एंटर होती है, हो सकता है वो उस टाइम उसकी ये कंडीशन हो, फटे कपड़े हाथ में पकड़े हों और दूसरे कपड़े पहन कर वाई हो कि देखें मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये दरख्वास्त और ये चीज़ें, वो सारा मामला उसका चलता है। फिर वो जब तंग आ जाती है ना इन चीज़ों से कि उसे सुना नहीं जा रहा, उसको देखा नहीं जा रहा, उसके मामले को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रही, फिर वो चीख कर कहती है कि मुझे ना तो सुना जा रहा है ना मुझे देखा जा रहा है, इवन मुझे अगर देखा भी जा रहा है तो सर से पाँव तक सिर्फ अपनी उस नज़र से देखते हैं, ना कि इस नज़र से कि मैं इंसाफ लेने आई हूँ कि मैं किस कंडीशन में और इस कंडीशन में मुझे पहुंचाया किसने है।
क्या मेरे मामलात थे, बजाय उन चीजों को हाईलाइट किया जाता बल्कि मेरे पे कैमरे 5-5 6-6 घंटे थानों में बैठ के वो बेचारी इंतजार करती रही है कि मेरा कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आई हूँ अपने शौहर के साथ, वो सारे मामला चलते रहे, चीज़ें फिर यहाँ तक पहुँच गई, मामला मीडिया पे हाईलाइट हो गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर।